एडू जोन पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल का दिन भारत के लिए, इसरो, भारत और हम सब के लिए बहुत ही गर्व का दिन था। कल इसरो की तरफ से छोड़े गए चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की जो सतह थी उस पर सेफली लैंडिंग कर ली। तो ये भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन रहा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है राज्य सरकार, यानी कि जो भाग 6 संविधान का जो भाग 6 है वो अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक प्रावधान करता है। राज्य सरकार का प्रावधान किया गया है। तो राज्य सरकार में जो पहला टॉपिक आएगा राज्यपाल आएगा, राज्यपाल के बाद फिर मंत्रिपरिषद, फिर आएंगे आपके मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है क्या है, तो राज्य सरकार। राज्य सरकार में अनुच्छेद 152 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा दी गई। हमने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद अनुच्छेद 152 में वही राज्य की परिभाषा शामिल की गई है जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में आती है। ठीक है। वर्तमान में इसमें कितने 28 राज्य हैं और 8 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में प्रेजेंट टाइम में देखें तो कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। ठीक है। तो जो इसमें पहला टॉपिक हमने बताया राज्य है, यानी कि राज्य के तहत राज्यपाल है। राज्यपाल की जो पद है उसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक। तो राज्यपाल का प्रावधान अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक किया गया है। अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों का राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 में यह प्रावधान कर दिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इसमें प्रावधान यह है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ दिया गया कि एक ही राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो राज्यपाल ज़रूरी होना है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। जैसे हम देखते हैं संघ में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति था, उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो इस वजह से राज्य में एक राज्यपाल जरूर होगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई विशेष कारण हुआ तो उसमें क्या होता है, एक ही राज्यपाल को 2 जगह का कार्यभार दे दिया जाता है। जब एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उसके वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल के जब एक राज्य में वो राज्यपाल होता है तो उसके वेतन भत्ते एक तरीके से पहले से जो डिफाइन है वो रहते हैं, लेकिन जब उसको 2 राज्यों का कार्यभार दे दिया जाता है तो उसके वेतन भत्ते वो होते हैं जो राष्ट्रपति डिसाइड करे। इसमें रहता है कि राज्य की जनसंख्या और कार्यभार के हिसाब से देखते हुए उसके जो वेतन होते हैं उनको बांट दिया जाता है। ठीक है। अतिरिक्त वेतन दे दिया जाता है। तो ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 154 में हम देखते हैं तो क्या है, अनुच्छेद 154 जो प्रावधान करता है राज्यपाल के जो कार्य होंगे, क्या क्या कार्य होंगे। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, मतलब राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उसमें राज्यपाल में निहित होंगी। तो जिस तरीके से राष्ट्रपति में सारे देश की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं संघ की, यानी कि वो राष्ट्रपति में निहित होती थी, इसी तरीके से की जो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होंगी। इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। जैसे राष्ट्रपति में था उसी सेम प्रोसेस हम देखें इसमें भी प्रक्रिया बनाई गई है। अधीनस्थ का तात्पर्य मतलब ये या तो ये स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। तो स्वयं में तो राज्यपाल खुद ही आ गया। अब अधीनस्थ में क्या होगा, अधीनस्थ का तात्पर्य मंत्रिपरिषद से है। मंत्रिपरिषद जिस तरीके से संघ में मंत्रिपरिषद होती थी उसी तरीके से हर राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 163 के साथ पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि उन शक्तियों को छोड़कर जो संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन दी गई हैं। तो राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ जो है संविधान प्रदान करता है, उनके माध्यम से वो उन शक्तियों के अनुसार जब काम करता है तो उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं लेता है। उन शक्तियों को छोड़ करके बाकी जो भी काम होंगे उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। जैसे कि अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए जो रचित किया जाता है वो अनुच्छेद 200 के तहत आता है। 239 में जब वो किसी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल बना दिया जाए या प्रशासक बना दिया जाए। 356 के तहत जब वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कराता है तो उसके लिए जो कहा गया है 371 में इसको विशेष दायित्व जो दिए गए हैं 371 के तहत। तो इन प्रावधानों को छोड़ करके अन्य में मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त अन्य शक्तियों के लिए राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होता है। तो केंद्र में जो होता था प्रधानमंत्री होता था उसका प्रधान मंत्रिपरिषद का, लेकिन राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री होगा। अन्य मंत्रियों से मिलकर के बनेगी। तो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होंगे, वो सलाह देंगे राज्यपाल को। राज्यपाल उन्हीं की सलाह पर काम करेगा, उन कंडीशंस को छोड़ करके जो उसको विवेकाधीन और विशेष दायित्व दिए गए उनको छोड़ करके। ठीक है। फिर आगे बात कर रहे हैं तो इसमें मंत्री द्वारा राज्यपाल को जो कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राज्यपाल जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जिस तरीके से संघ में है कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो ये भी पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। एक बार तो लौटा सकता है, दोबारा अगर उसी सलाह को
राज्यपाल ने दी, उसमें मंत्रिपरिषद अगर संशोधन करती है तो नहीं संशोधन करके वैसे ही भेज देती, तो फिर राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह केंद्र सरकार का नामांकित व्यक्ति होता है। तो इसमें जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल की कौन करता है, इसमें राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, ये नामांकित व्यक्ति होता है। उनकी नियुक्ति में जो मुख्य भूमिका होती है, देखो प्रशासक जो मतलब कहीं हम देखते हैं राज्यपाल जो होता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उसकी सारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती, लेकिन उसकी नियुक्ति संघ द्वारा की जाती है। तो उसको कहा गया है संघ का नामांकित व्यक्ति होता है। ठीक है। हरगोविंद खुराना बनाम रघुकुल तिलक वाद आया था 1978 में। तो ये वाद इसमें था कि न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि राज्यपाल का जो पद होगा केंद्र सरकार के अधीन जो नियुक्त पद नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि केंद्र द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, इसमें राज्य की कोई भूमिका होती नहीं। लेकिन इसी को लेकर के मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा कि ये जो पद है राज्यपाल का, ये केंद्र द्वारा नामांकित व्यक्ति नहीं है, मतलब केंद्र के अधीन कोई ये सेवा नहीं है, और ना ही अनुच्छेद 319 उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 319 जो होता है, ये जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग कहा गया है कि उनके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो कहीं पद धारण नहीं करेंगे, तो उस आधार पर की बात की गई। अतः राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं उनके किसी सदस्य को राज्यपाल बनाया जाएगा, तो इस पर कोई मनाही नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में ये मामला गया था। लेकिन इसमें न्यायालय ने एक बात अच्छी कही कि इसमें कहा कि जो राज्य का राज्यपाल होता है वो संघ के अधीन कोई पद नहीं है, क्योंकि राज्य की सर्वोच्च जो सत्ता निहित होती है, जो मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं, हर प्रांत जो होते हैं उनकी समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्यपाल जो है संवैधानिक पद है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि राज्यपाल का पद स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जो ना तो संघ सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीन है। तो संघ सरकार के नियंत्रण में नहीं है, हाँ उस पर संवैधानिक प्रावधान के तहत संघ शासन करता है, वो बात अलग है, लेकिन उसके नियंत्रण में नहीं है। वो राज्य में रहेगा तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख के रूप में काम करेगा। ठीक है। तो आगे बात कही गई कि अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल की कार्यकाल या पदावधि कितनी होगी। तो इसमें कहा गया है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो इसमें जो राज्यपाल होते हैं वो, क्योंकि नियुक्त राष्ट्रपति करता है उनकी, और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, इसीलिए पदावधि से पहले भी हटाए जा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति यानी कि संघ सरकार चाहती है तो उनको उनके पदावधि खत्म होने से पहले भी हटाया जा सकता है। सामान्यतः जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर चाहें तो क्या है कि उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना आ जाए। अब जिस तरीके से संघ में हमने बताया था राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाता है, उसी तरीके की, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित थी, उसी तरीके की राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। तो ये कहा गया कि जो राज्य के मतलब कार्यपालिका जो प्रमुख होता है उसका पद खाली नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जब क्या होता है कि कोई भी राज्यपाल अगर हटाया गया या पद त्याग दिया या किसी कारण वो अपने पद पर मतलब नहीं है, तो कार्यवाहक राज्यपाल तुरंत बना दिया जाएगा। या जो मान लो कार्यकाल खत्म हो गया किसी राज्यपाल का, तो वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल जो है नियुक्त न कर दिया जाए। ठीक है। फिर नोट क्या है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसीलिए राष्ट्रपति राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि एक राज्यपाल है, जैसे आनंदीबेन पटेल जो भी वर्तमान में यूपी की राज्यपाल हैं, तो वो पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, उसके पहले वो गुजरात की सीएम थी। तो इस तरीके से संघ सरकार चाहे तो उनको क्या कर सकती है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकती है, कि पहले मध्य प्रदेश की राज्यपाल थी, अभी यूपी की राज्यपाल हो गई हैं। तो जो इनका एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने का प्रोसेस है वो किसके हाथ में है, वो संघ सरकार के पास है, यानी कि राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। अगला जो प्रावधान किया गया है वो है कि संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें कहा गया है जो राज्यपाल का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है। तो उसको हटाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। जब संसद को या संसद कहें मतलब संघ सरकार को लग रहा है कि राज्यपाल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहा है, सीधे सीधे अगर एक तरीके से व्यवहारिक रूप में देखें तो संघ सरकार के हिसाब से अगर राज्य में राज्यपाल काम नहीं कर रहा है तो वो चाहे तो उसे हटा सकती है। ठीक है। इसमें संवैधानिक प्रावधान की आड़ में इसी तरीके से काम किए जाते हैं, और जब भी नई सरकार संघ में बदलती है तो राज्यपाल हटाए जाते हैं। ये हर 5 साल में हम जब सरकारें संघ में बदलती हैं, अगर एक ही सरकार रहेगी तो वो फिर अपने हिसाब से चलाती है, इस चीज़ को देखते हैं।
फिर अनुच्छेद 157 है वो कह रहा है कि जो राज्यपाल होगा उसकी अर्हताएँ क्या होंगी, मतलब योग्यता क्या होगी राज्यपाल बनने के लिए। तो पहली है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरी जो है किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद हमने पहले जब संसद वाला पढ़ाया था, राष्ट्रपति पढ़ाया था और ये मंत्रिपरिषद पढ़ाई थी संघ वाली, तो उसमें बताया था कि कौन कौन से लाभ के पद हैं और किसी व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो वही वाली सारी कंडीशन इन पर भी लागू होती हैं। वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। हम जब लोकसभा पढ़ाया था या राष्ट्रपति जब पढ़ाया था, कहा था राष्ट्रपति क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। उसी तरीके से कहा गया है कि राज्य में का जो राज्यपाल होगा वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। फिर अनुच्छेद 158 जो है वो राज्य कहता है राज्यपाल के लिए क्या दशाएं होंगी, मतलब राज्यपाल जो कार्य करेंगे तो उनका क्या क्या कंडीशन रहेंगी और उनके वेतन भत्ते कैसे रहेंगे। तो इसमें कहा गया कि राज्यपाल ना तो संसद के किसी सदन का और ना तो राज्य के विधानमंडल का सदस्य होगा। मतलब जो राज्यपाल बनेगा वो राज्यपाल बनने के साथ ही किसी मतलब संसद का कोई सदस्य नहीं हो सकता है और ना ही किसी विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। राज्यपाल का जो पद है उसको कहा गया है कि इन जो सदन है इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि केंद्र तथा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य है, मतलब राज्यपाल बनने से पहले, तो राज्यपाल पद के रूप में शपथ लेने के पश्चात यह समझा जाएगा कि उसका उस सदन में स्थान रिक्त हो गया है। अगर वो पहले से किसी सदन का सदस्य है तो जैसे ही राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा वैसे ही उसका उस सदन से जो स्थान होगा रिक्त हो जाएगा। ठीक है। फिर 2018 में राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में जो वेतन दिया जा रहा है वो कितना है, 3.5 लाख दिया जा रहा है पर मंथ। उसके बाद अनुच्छेद 159 जो है वो प्रावधान करता है कि राज्यपाल द्वारा जो शपथ ग्रहण है वो कौन दिलाएगा इनको शपथ। तो राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य में स्थित उच्च न्यायालय जो होता है उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उस राज्य के जो उच्च न्यायालय होता है उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। यदि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वह उन सभी राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अब इसमें ये कहा कि एक राज्य का अगर राज्यपाल बनता है तो उसी राज्य में जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के, उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अगर एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया जाता है तो जैसे जैसे राज्यपाल की जिस राज्य में नियुक्ति होगी तो पहले उस राज्य के राज्यपाल क्या करेंगे, उस राज्य में जो हाईकोर्ट होगा उसके मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसमें जो हाईकोर्ट होगा उसके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। इसी तरीके से दूसरे राज्य का अगर उनको राज्यपाल बनाया जाता है तो वहाँ भी यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, मतलब 2 राज्य में है तो दोनों राज्यों के राज्यपाल में एक ही राज्यपाल क्या करेगा, दोनों राज्यों के जो हाईकोर्ट है वहाँ से अलग अलग शपथ ग्रहण करेगा और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ ग्रहण करने का प्रावधान किया गया है। यदि एक राज्यपाल कह रहा है कि यदि एक राज्यपाल एक राज्य के राज्यपाल के साथ साथ किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त होता है तो ये कहा गया कि एक राज्यपाल 2 राज्यों में भी जा सकता है या एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में भेजा जा सकता है। तो कहा कि जब केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो प्रशासक होंगे या उपराज्यपाल होंगे। वहाँ उच्च न्यायालय है, जैसे कि दिल्ली में है, पांडिचेरी में हम देखते हैं तो पांडिचेरी वाला जो है चेन्नई वाला लगता है। तो अगर कहा कि दिल्ली में जैसे है खुद का, तो अगर वहाँ उच्च न्यायालय है तो वहाँ का मुख्य न्यायाधीश, तो दिल्ली के जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के वो, और अगर उनकी उपस्थिति मतलब वो अगर नहीं है अपने पद पर तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उनको शपथ दिलाएगा। यदि उस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है, मतलब उस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति उसे प्रशासक के रूप में शपथ दिलाएगा। तो यहाँ अन्य न्यायाधीश मतलब अन्य न्यायालय में जाकर के शपथ नहीं लेगा, क्योंकि केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वहाँ जो प्रशासक होता है या उपराज्यपाल होता है या कोई कार्यवाहक राज्यपाल जो बनाया जाता है वहाँ का, तो वो क्या होता है, राष्ट्रपति के अंडर काम करता है। वहाँ राज्य वाली चीज़ें नहीं लागू होती, वहाँ केंद्र जो राष्ट्रपति होता है उसका शासन लागू होता है। इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश ही कहा जाता है कि केंद्र द्वारा जो शासित प्रदेश है वहाँ उनको उपराज्यपाल या प्रशासक की नियुक्ति की जाती। तो वहाँ के राज्यपाल को या उपराज्यपाल को या प्रशासक को शपथ कौन दिलाएगा, तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और जब बाकी अगर राज्य में किसी में है तो शपथ कौन दिलाएगा, हाईकोर्ट। अगर केंद्र शासित प्रदेश में जैसे कि दिल्ली में खुद का हाईकोर्ट है तो दिल्ली में अगर कोई उपराज्यपाल आता है तो उसको जो शपथ है वहाँ का दिल्ली हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे, नहीं तो जो वरिष्ठतम कोई अन्य न्यायाधीश है वो दिलाएगा। ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस हमने ठीक ठाक समझा दिया है हमें लग रहा है। अब राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार, मतलब कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल के पद पर काम कर रहा है तो उसको किस किस मामले में छूट दी जाएगी और कौन कौन से उसको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो हम देखते हैं कि वह अपने पद पर यानी कि पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्य के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। मतलब यह है
कि कोई राज्यपाल अपने राज्यपाल के रूप में जब काम कर रहा है तो उसे उसके काम को लेकर के किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसका दायित्व है कि वो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा शासन सुनिश्चित करे जो जनता के हित में हो। ठीक है। आगे कहा गया है कि राज्यपाल की जो पदावधि है उसके दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जाएगी। तो जब तक राज्यपाल अपने पद पर है तब तक उसके विरुद्ध किसी प्रकार की जो आपराधिक यानी कि क्रिमिनल जो कार्रवाई है वो शुरू नहीं की जाएगी। आपको याद होगा जो कल्याण सिंह हैं राजस्थान के राज्यपाल थे, और जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं ये भी। तो इन लोगों पर एक केस चल रहा था 1992 में, जब बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था उसको लेकर के सुनवाई हो रही थी। तो लाल कृष्ण आडवाणी को कोर्ट जाना पड़ा था, लेकिन जो दूसरे जो थे कल्याण सिंह, उनको क्यों नहीं जाना पड़ा? क्योंकि वो राजस्थान के उस समय राज्यपाल थे। तो राज्यपाल की हैसियत से उनको छूट मिली थी कि वो कोर्ट नहीं गए थे, जबकि मामला दोनों लोगों पर एक ही तरीके का चल रहा था। तो जो वो छूट दी गई है वो कहाँ से दी गई है? संविधान प्रावधान करता है कि राज्यपाल को दी जाएगी। ठीक है, इसको हमने समझाने के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया है। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा नहीं जारी किया जा सकता है। तो किसी न्यायालय में जाने से भी रोक है कि उनको नहीं बुलाया जाएगा जब तक वो पद पर है, और गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके का अगर कोई केस आता है तो राज्यपाल को छूट दी गई है कि किसी भी क्या है कि उसकी गिरफ्तारी का आदेश न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके बाद उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अगर उसके कार्य, जैसे मान लो हमने कल्याण सिंह का उदाहरण लिया, 1992 का केस था, अगर उस केस के मामले में उनको अगर बुलाना भी होता तो 2 महीने पहले उनको नोटिस देनी होगी, उसके बाद में उन पर कार्रवाई के लिए काम किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ये वरीयता दी गई है जो भी राज्यपाल के पद पर आसीन होता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं तथा उनके कार्य क्या हैं। क्योंकि राज्यपाल का कार्य जो पद होता है किसी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। संवैधानिक स्तर से हम देखें, व्यवहारिक में रूप में तो मुख्यमंत्री ज़्यादा सर्वेसर्वा दिखता है, लेकिन संवैधानिक रूप से जो महत्वपूर्ण पद है वो कौन सा है? तो राज्यपाल का है। तो इसकी शक्तियाँ जो है, जैसे हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी थी उसी तरीके की राज्यपाल की भी शक्तियाँ हैं। इसमें कार्यपालिका शक्तियाँ आ गई पहले, फिर विधायी शक्तियाँ आ गई, न्यायिक शक्तियाँ हैं और आपातकालीन शक्तियाँ। तो 4 तरीके की शक्तियों का प्रावधान राज्यपाल के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहली शक्तियाँ हैं कार्यपालिका शक्तियाँ हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो राज्य के समस्त कार्य, जो कार्यपालिका कार्य हैं वो किसके? राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। तो राज्य में समस्त जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग राज्यपाल के नाम से किया जाता है, हम ये देखते हैं। दूसरा कार्य है महत्वपूर्ण, वो उसमें क्या देखते हैं? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी, देखो विधायक के रूप में हम लोग चुनकर भेज देते हैं। विधायक के बाद में जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा तो वो जिस भी दल का होगा उस दल से सर्वसम्मति से चुना जाएगा। उसके बाद में वो राज्यपाल के समक्ष जाकर के शपथ ग्रहण करेगा। तो इस तरीके के जो प्रावधान को कहा गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, इस तरीके को हम देखते हैं। फिर अगला है कि लोक सेवा, यानी कि जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है उसके अध्यक्ष जो होंगे, सदस्यों की नियुक्ति करना किसका काम है? तो राज्यपाल का काम है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है किसी भी, तो उसकी जो नियुक्ति कौन करता है? तो उस राज्य का राज्यपाल करता है। नोट क्या है? तो राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा नहीं सकता है। अब इसमें एक चीज़ प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल क्या करता है? लोक सेवा के आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं इनकी नियुक्ति तो करता है, लेकिन हटाने का जो जिम्मेदारी है वो राज्यपाल को नहीं दी गई है। तो इसमें कहा गया कि राज्यपाल जो है इनके सदस्यों और अध्यक्ष को हटा नहीं सकता है। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर, तो जो लोक सेवा आयोग राज्य का होगा उसके क्या है? तो उसके अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके प्रतिवेदन पर और कुछ निर्भरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 317 के तहत प्रावधान किया गया है जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य होते हैं। इसमें यह कहा गया है, ये क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाने का जिम्मेदारी किसका है? तो राष्ट्रपति का है। याद रखना, राष्ट्रपति भी हटाने के लिए क्या करता है कि अगर सूचना मिलती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? जब से उसको सूचना मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कार्रवाई चलेगी, न्यायिक कार्रवाई के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि हटाना चाहिए तो राष्ट्रपति उनको हटा देते हैं। प्रक्रिया जटिल है लेकिन ऐसा मामला आता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है लेकिन हटा नहीं सकता है? तो वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। ठीक है,
अगला जो प्रावधान है वो कहा गया है कि राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं। तो राज्य के जो उच्च न्यायाधीश जो न्यायालय है उसके न्यायाधीशों को भी नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया, किंतु राष्ट्रपति को इस विषय में वह सलाह देता है। तो जब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं तो उसमें राज्यपाल की सलाह ली जाती है, अनुच्छेद 217 के तहत कहा गया है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। अनुच्छेद 78 जो कहता है प्रधानमंत्री का दायित्व तो है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे। उसी तरीके से कहा गया है कि जो राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो राज्य की जितनी भी प्रशासनिक कार्यवाहियाँ हैं उनकी सूचना किसको, राज्यपाल को दे, उसका दायित्व है। तो राज्यपाल मांग भी सकता है। फिर राष्ट्रपति शासन के समय जब राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता यानी कि एजेंट के रूप में, क्योंकि होता क्या, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी राज्य में तो उसकी जो विधायिका है यानी कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो बर्खास्त हो जाती है। तो जब बर्खास्त होती है तो उस समय जो मेन प्रशासन का जिम्मेदार हो जाता है वो राज्यपाल होता है। तो उस समय क्या करता है, वो केंद्र के अभिकर्ता के रूप में यानी कि एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाने लगता है। तो इसीलिए इसका जो पद है दोहरी प्रकृति वाला है। राज्य के राज्यपाल के रूप में वो काम करता है सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन अगर जब आपात परिस्थिति आ गई, इसने कि राष्ट्रीय आपात हो गया या जब राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि राज्य का राज्यपाल ही मुख्य प्रशासक हो जाता है। ठीक है। राज्यपाल यानी कि राज्य का राज्यपाल जो है राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका क्या होता है, तो कुलाधिपति होते हैं। तो राज्य के जितने स्टेट यूनिवर्सिटी सुनते हो वो उसमें क्या होता है कि उनके जो कुलाधिपति होते हैं कौन होते हैं, राज्य के राज्यपाल होते हैं और तथा उपकुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। तो उपकुलपति जो होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और खुद जितने भी राज्य की यूनिवर्सिटी है उनका कुलाधिपति होता है। ठीक है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भागों को जो भाग सदस्य हैं उनको मनोनीत करता है। तो जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, देखो विधानमंडल जो होता है इस तरीके से समझो, विधानमंडल हर राज्य में है। ठीक है। और उसके बाद प्रावधान यह किया गया, इस विधानमंडल कई ज़्यादातर राज्यों में क्या है, एक सदनी है। किसी किसी जो 6 राज्य हैं इस समय उनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। तो जहाँ 2 सदनीय विधानमंडल है वहाँ विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आती है। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसमें से 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल करता है। तो उस राज्य का राज्यपाल 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कहाँ करेगा, मनोनीत करेगा उस विधान परिषद में। जिनका संबंध कैसे होना चाहिए, तो मतलब किस आधार पर किया जाएगा उनका जो मनोनयन, जिसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था 12 सदस्यों की मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसी तरीके से विधान परिषद में 1/6 सदस्यों के मनोनयन राज्यपाल करते हैं और जो सदस्य चुने जाएंगे वो किस क्षेत्र से, तो उनका संबंध जो होना चाहिए वो विज्ञान यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका अच्छा कार्य हो, साहित्य के क्षेत्र में वो फेमस हो, कला के क्षेत्र में लिए जा सकते हैं, समाज सेवा से संबंधित हो और सहकारी आंदोलन से उनको लिया जा सकता है। तो सहकारी आंदोलन जो वाला प्रावधान है वो राज्यसभा में नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें पूछ देता है राज्यसभा और जो विधान परिषद है उसके सदस्यों का जो मनोनयन होता है उसमें क्या क्या बेसिक अंतर है। तो बेसिक अंतर यही है कि साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा दोनों में है, लेकिन जो सहकारिता आंदोलन है वो किसमें, तो ये सिर्फ इसमें है, क्या बोलते हैं, राज्य की जो विधान परिषद होती है उसमें है, राज्यसभा में नहीं है। ठीक है। तो 1/6 सदस्यों को राज्य की विधान परिषद में नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। दूसरी जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में क्या करता है, राज्य जो है राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। तो इसमें जैसे राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है उसी तरीके से राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अनुच्छेद 164 के तहत कहा गया है। विधानसभा का सत्र बुलाता है ये, यानी कि सत्र का आह्वान करता है, सत्रावसान कर देता है एवं विघटन कर देता है। तो सत्रावसान मतलब सत्र जब स्थगित करने का अधिकार लोग अध्यक्ष का होता है, लेकिन जो विघटन होता है मतलब सत्रावसान मतलब होता है कि सत्र पूरी तरीके से ये वाला जो सत्र कंप्लीट हो गया, अब अगला सत्र जब बुलाया जाएगा तब से फिर से आह्वान किया जाएगा, तो उसको सत्रावसान बोलते हैं। ठीक है। विघटन मतलब होता है कि विधानसभा का, जैसे विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया हो या बहुमत ना रहा हो तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि उसका विघटन हो जाता है, अनुच्छेद 174 कहता है। ठीक है। राज्यपाल का अभिभाषण मतलब होता है कि जब सदन की बैठक शुरू होती है तो राज्यपाल का अभिभाषण आता है, उसी को कहा गया है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण वो विशेष परिस्थितियों में होता है, कोई ओकेज़न हुआ जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, इस तरीके के, या फिर जब बजट वाला सेशन चल रहा है उस समय, या फिर लोकसभा जब पहली बार बनकर आती है तो विशेष अभिभाषण उसको बोलते हैं। विधानसभा के किसी सदस्य की जो योग्यता पर विवाद का निपटारा राज्यपाल जो कहे निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। तो इसमें याद रखिए जो राज्यसभा यानी कि राज्य की विधानसभा है उसमें किसी सदस्य की जो सदस्यता है उससे रिलेटेड जो भी मुद्दा आएगा राज्यपाल उसको सुलझाएगा, लेकिन उसको सुलझाने के लिए क्या होगा, तो भारत का निर्वाचन आयोग है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान किया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके निर्वाचन की जिम्मेदारी उसको दी गई। विधायकों के जो चुनाव होते हैं वो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। भारत के निर्वाचन आयोग की
परामर्श से ही राज्यपाल जो है विधायकों के जो निर्वाचन संबंधी मुद्दे होते हैं उनको निपटाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना, तो जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, उसी तरीके से राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो ये तो विधायी शक्तियाँ इस तरीके से हम देख रहे हैं। अगला है कि यदि विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल उसी समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये 2019 तक प्रावधान था। 2019 के बाद में 104वां संविधान संशोधन करके इस प्रावधान को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से खत्म कर दिया गया। तो अनुच्छेद 131 में लोकसभा में प्रावधान था, 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य की विधानमंडल होती है यानी कि राज्य विधानसभा, वहाँ प्रावधान है, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो फिर अगला कह रहा है नोट, जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा में 2 महिलाओं को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो जम्मू कश्मीर में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए वहाँ राज्यपाल क्या करता है, 2 महिलाओं को मनोनीत करता है। तो अभी 2019 से वहाँ चुनाव नहीं हो पाया, जब चुनाव होंगे तब इस चीज़ को देखेंगे भी। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को पुनः विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकता है। तो अनुच्छेद 201 प्रावधान करता है कि देखो धन विधेयक क्या होता है, उस पर जो विधानसभा होती यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती उसको ज़्यादा अधिकार दिया गया है। इसी वजह से राज्यपाल क्या है कि जो सामान्य विधेयक हैं उनको राज्य की विधानसभा के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन धन विधेयक को नहीं भेज पाएगा। फिर अगला कहा गया कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 200 जो है वो प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के लिए जब राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित करता है तो अनुच्छेद 200 के तहत प्रावधान किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले जितने भी, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो, SSC के तहत हो, SSC हो या फिर PCS हो, इन सब में क्वेश्चन सीधे सीधे इस तरीके के कई बार आए हैं। ठीक है। अगला है वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल की क्या क्या हैं। तो वित्तीय शक्तियों में देखते हैं कि राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। तो जिस तरीके से हमने कहा था संसद में राष्ट्रपति कहता है वित्त मंत्री से वार्षिक वित्तीय विवरण, तो संसद जो संविधान है उसमें बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया, बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जो बजट प्रस्तुत होता है उसको जो संवैधानिक नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया, तो उसको प्रस्तुत कराने के लिए राज्यपाल कहता है वित्त मंत्री से। तो वित्त मंत्री का जो देखो, वित्त मंत्री किसी राज्य में हम देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है उसी के पास वित्त मंत्रालय होता है, तो मुख्यमंत्री ही बजट पेश करता है। लेकिन कई राज्यों में क्या होता है कि वहाँ मुख्यमंत्री अलग होता है और वित्त मंत्री अलग होता है। इस तरीके से हम देखते हैं, जैसे यूपी में सुरेश खन्ना है तो वो अलग अलग अपना राज्य जैसा भी होता है, जहाँ क्योंकि संख्या डिसाइड की ना मंत्रियों की, उस आधार पर हम देखते हैं। तो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। लोकसभा में भी इसी तरीके से हमने देखा था। उसी तरीके से धन विधेयक जो राज्य विधानसभा होगी वहाँ पेश करने से पहले पूर्व अनुमति ली जाएगी, किसकी, राज्यपाल की। फिर राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के समक्ष नहीं रखा जाएगा। तो जब राज्यपाल संस्तुति कर देता है किसी भी अनुदान की मांग को पेश करने के लिए, तब क्या है कि उस अनुदान की मांग को राज्य की विधानमंडल में रखा जाता है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक निधि जो विधानमंडल है पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। कोई भी ऐसा विधेयक जो संचित निधि है राज्य की, उससे खर्च करने के प्रावधान करता हो तो वो राज्यपाल की संस्तुति के बिना पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायत द्वारा नियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। तो जहाँ पंचायतों, हमने बताया पंचायतें हो गई, नगर पालिका हो गई, उनके विषय में कर या शुल्क या टैक्स जो प्राप्त हो रहा है, इनकम प्राप्त हो रही, उसके बारे में कोई भी सुझाव देना तो राज्य का जो वित्त आयोग है वो काम करेगा। देखो केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत प्रावधान किया गया, वो राज्यों के बीच में धन का बंटवारा कैसे करना, केंद्र राज्य के बीच धन का बंटवारा कैसे करना, और नगरीय जो मतलब स्थानीय संस्थाएं हैं उनके बीच में। लेकिन जो राज्य वित्त आयोग है वो नगरीय संस्थाएं और स्थानीय संस्थाएं जो हैं उनके धन के जो समायोजन है उसकी जो क्रियाविधि है वो राज्य वित्त आयोग को दी गई है। ठीक है। अगला जो प्रावधान है कि न्यायिक शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के तहत दी गई हैं। तो राष्ट्रपति को भी हमने देखा था न्यायिक शक्तियाँ दी गई थी, उसी तरीके से जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको भी न्यायिक शक्तियाँ दी जाती हैं। तो राज्यपाल भी अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कौन कौन सी हैं, क्षमादान, लघुकरण, उसके बाद परिहार, फिर विराम और प्रविलंबन। तो पांचों शक्तियाँ जो हैं जैसे राष्ट्रपति को थी वैसे ही राज्यपाल को दी गई। इन्हीं के माध्यम से वो अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन राज्यपाल 2 स्थितियों में अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, तो किसी व्यक्ति के मृत्युदंड की सज़ा को क्षमादान नहीं दे सकते हैं। अगर किसी न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है तो उस मामले में क्षमादान पूर्णतः क्षमादान नहीं कर सकते, क्योंकि क्षमादान मतलब होता है कि उसने कोई आपराधिक कृत्य किया ही नहीं, उसको पूरी सज़ा माफ़ कर दी जाती। तो वो वाले
काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि सेना न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए दंड में राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब सेना न्यायालय जो होगी वो किसी व्यक्ति को अगर दंड देती है तो उस मामले में राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, बाकी सामान्य शक्तियों में वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं राज्यपाल के पास। तो आपातकालीन कहा गया कि जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिनसे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। मतलब राज्यपाल को ऐसा लग रहा है कि जो राज्य का शासन है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक उपबंध है उनके अनुसार नहीं चल रहा है, तो वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर अनुच्छेद 256 के तहत यह कह सकता है। तो राष्ट्रपति को जो प्रतिवेदन भेजा जाता है राज्यपाल द्वारा 356 के तहत है। 356 में जो राज्यों में राज्यपाल वो लगता है राष्ट्रपति शासन, इसमें 256 लिखा है, गलत लिखा है, 356 होता है। तो 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा जो है वो कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। तो इसमें कहा गया कि यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार किसको है, राज्यपाल को है। ठीक है। फिर राज्यपाल को संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों रूप में स्वविवेकाधिकार देता है। स्वविवेकाधिकार होता है कि ऐसे अधिकार जब हम अपनी स्वेच्छा से काम करते हैं, किसी की सलाह से के बिना जब काम करना होता है, उसको स्वविवेकाधिकार कहा गया। तो इसमें क्या है, संविधान जो है सिद्धांत में भी देता है और व्यवहार में भी देता है। कई जगह भारत में सिद्धांत में यह है कि जिन राज्यों में मंत्रिपरिषद है तो वहाँ सिद्धांत, क्योंकि वहाँ वो लागू नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ जिन राज्यों में मंत्रिपरिषद के अलावा भी उसको कुछ दायित्व दिए गए वहाँ वो लागू कर ले तो वो व्यवहार में हो जाएंगे। तो हम आगे अभी देखेंगे सिद्धांत रूप में संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें कह रहा है कि पहला, छठी अनुसूची के पैरा 9 के खंड 2 के अंतर्गत असम के राज्यपाल को यह विवेकाधिकार दिया गया है कि वह असम की खानों से प्राप्त धनराशि में असम जिला परिषद जो है उसकी हिस्सेदारी क्या होगी, यह असम का राज्यपाल तय करता है। तो ये सिद्धांत रूप में प्रावधान किया गया कि असम राज्य की जो परिषद जिला परिषद बनेगी, असम चार के आसपास जिला परिषद बनाई गई हैं। ये जिला परिषद वो वाली है जहाँ जनजाति क्षेत्र है या पिछड़ा क्षेत्र है तो उनके समुचित विकास के लिए जो असम जिला परिषद का गठन कर दिया गया क्षेत्रीय परिषदों का, वो काम क्या करते हैं कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको मिला करके, विधानसभा के सदस्यों को मिला करके और स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए वो काम करती हैं कि उनका विकास सुनिश्चित हो सके। ऐसे मामलों में कहा गया कि जो असम में खान वगैरह हैं, तेल के कुएँ हैं, कोयला खदान है और भी सारी चीज़ें, तो कहा गया उनसे जो रॉयल्टी प्राप्त होगी उसमें स्थानीय जो संस्थाएँ हैं यानी कि स्थानीय समुदाय हैं उनकी भागीदारी कितनी होगी उस प्राप्त वित्त में, उसका डिसीजन है वो कौन लेता है, राज्यपाल लेता है। ठीक है। फिर अनुच्छेद 239 के खंड 2 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है तो वह उस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में जो भी कार्य करेगा वह अपने राज्य के मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा। देखो, कोई राज्यपाल था, वो क्या हुआ कि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का, मतलब राज्य का राज्यपाल वो पहले से था, वो क्या किया जाता है, किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बना दिया जाता है। तो जो प्रशासक के रूप में काम करेगा उसमें क्या करेगा, जो इस राज्य की मंत्रिपरिषद है उससे सलाह नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रशासक के रूप में जब काम करता है तो वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। ये चीज़ कही गई। राज्य की मंत्रिपरिषद के काम वो वही करेगा जहाँ मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। जैसे कि दिल्ली में होती है, तो दिल्ली में भी काफ़ी केंद्र सरकार और जो दिल्ली सरकार है उसके बीच में रस्साकसी चल रही है। अभी एक अध्यादेश ला करके विधेयक पारित किया गया है, तो उसको जब हम देखेंगे करंट वाले मुद्दों में तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि रस्साकसी चल रही है कि दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे अधिकार छीन रहे हैं, जबकि संघ सरकार कह रही है कि दिल्ली में प्रशासन का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। ठीक है। अगला जो प्रावधान है वो है कि राज्यपाल का व्यवहार में विवेकाधिकार कौन कौन सा है। तो व्यवहार में विवेकाधिकार के मामले हम देखते हैं कि राज्यपाल को व्यवहार में निम्न विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई। कौन कौन? अपने राज्य के प्रशासन के बारे में हर 15 दिन पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना। ये कौन सा है? व्यवहार में विवेकाधिकार दिया गया है कि उसको हर 15 दिन जो भी राज्य का प्रशासन होगा उस प्रशासन के बारे में यानी कि केंद्रीय स्तर पर अवगत कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की। एक तरीके से कहा जाए तो राज्यपाल जो होता है, मेंस में एक हम लोग जब क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कहते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र और जो राज्य है उसके बीच में एक जोड़ने वाली कड़ी भी होती है। जिस तरीके से मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में मुख्यमंत्री होता है जोड़ने वाली कड़ी, उसी तरीके से राज्यपाल जो होता है केंद्र और राज्यों के बीच जोड़ने वाली कड़ी का भी काम करता है। वही कंडीशन यह कही गई। किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, ये उसका विवेकाधिकार है कि वो देख रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन हो गई है तो उसको लग रहा है कि इस राज्य में शासन संवैधानिक नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उसमें राज्य की मंत्रिपरिषद उसे नहीं कहती कि आप यहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दीजिए।
वो राज्यपाल का विवेकाधिकार है वो करता है। ठीक है। अगला है विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर किस दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, यह राज्यपाल का विवेकाधिकार है। जब ऐसी कई बार कंडीशन आई है भारत में कि एक राज्य में मान लो जो राज्य विधानसभा था उसका चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और गठबंधन भी नहीं बन पा रहा है, तो उसमें लग रहा है कि राज्यपाल अपने विवेकाधिकार पर किसको बुलाएगा पहले, सत्ता यानी कि सरकार बनाने के लिए, वो उसका विवेकाधिकार है। ठीक है। फिर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास प्राप्त है या नहीं, इसका निर्धारण करना। तो इसमें कि किसी जो जैसे मान लो वर्तमान मंत्रिपरिषद है किसी भी राज्य में, उसको विश्वास मत प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, ये डिसाइड करना किसका है, तो राज्यपाल का मतलब डिसीजन है। ठीक है। लेकिन क्या है कि यद्यपि ये SR बोम्मई केस आया था तो उसमें यह निर्धारित कर दिया जा चुका है कि बहुमत की जांच जो होगी वो राज्यपाल मनमानी तरीके से नहीं कर पाएगा, उसको बहुमत की जांच के लिए पटल पर ही रखना पड़ेगा। पटल का मतलब सभा पटल मतलब ये है कि जो विधानसभा है वहाँ क्या करेगा कि वो बुलाएगा जो मंत्रिपरिषद है उसे कहेगा कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। वहाँ सदन में जाकर के अगर बहुमत में मंत्रिपरिषद फेल हो जाती है तो सरकार गिर जाएगी, अगर पास हो जाती है तो बनी रहेगी, लेकिन वो सदन के पटल पर होगा। राज्यपाल जो है वो मनमाने तरीके से इसमें अपना प्रयोग नहीं कर पाएगा जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। ये SR बोम्मई के केस में इस तरीके का प्रावधान कर दिया गया था। ठीक है। अगला जो प्रावधान है वो है राज्य विधानसभा को विघटित करना या ना करना अगर विधानसभा में पराजित मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह देती है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य की जब मान लो मंत्रिपरिषद थी, ठीक है, वो पराजित हो गई, अब उसमें कह रहा है कि विघटित किया जाए ना किया जाए, तो वो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से उसका प्रयोग करेगा। मंत्रिपरिषद क्योंकि वो हार मतलब पराजित हो चुकी है तो अब उसके अनुसार नहीं, अपने विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार राज्यपाल काम करेगा। फिर विशेष उत्तरदायित्व कुछ दिए गए हैं, कुछ देखो, ये विवेकाधिकार शक्तियाँ थी, फिर अनिवार्य शक्तियां हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है, विवेकाधीन शक्तियां जो स्वैच्छिक रूप से करता है, कुछ विशेष उत्तरदायित्व दिए गए संविधान द्वारा, वो राज्यपाल को पूरे ही पूरे करने हैं। जैसे कि विशेष उत्तरदायित्व के मामले में देखते हैं और स्वविवेकाधिकार में तकनीकी अंतर यह है कि विशेष उत्तरदायित्व में वह मंत्रिपरिषद से सलाह तो लेता है लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विवेकाधीन शक्तियों में वो सलाह भी नहीं लेता है, लेकिन विवेकाधिकार जो मतलब हम देख रहे हैं कि विशेष उत्तरदायित्व है उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है लेकिन माने ना माने वो उसके विवेकाधिकार है। ठीक है। विशेष उत्तरदायित्व के अंतर्गत निम्न मामले, तो पहला कह रहा है अनुच्छेद 371 के तहत उसका जो दूसरा खंड है, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल का यह दायित्व है, जो विशेष दायित्व है कि वह विदर्भ के मराठवाड़ा यानी कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ के विदर्भ के मराठवाड़ा और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात के कच्छ के विकास के लिए विकास बोर्ड गठित करें। तो ये जो महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल होंगे उनको विशेष दायित्व दिया गया है कि वो इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या है तो अलग से बोर्ड गठित करें। ठीक है। अगला जो प्रावधान है कि अनुच्छेद 371 जो है 371 कहता है कि नागालैंड के राज्यपाल को जो विद्रोहियों यानी कि जो नागा विद्रोही हैं द्वारा कानून और व्यवस्था को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए कदम उठाना होगा। तो नागालैंड में जो नागा विद्रोही हैं उनको क्या कहा गया है कि क्षति मतलब राज्य की कानून व्यवस्था और जो अर्थव्यवस्था है उसको क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। किसको? नागालैंड के राज्यपाल को। अनुच्छेद 371C कहता है मणिपुर का राज्यपाल पहाड़ी जिलों के विकास के लिए कार्य करेगा। तो मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, अभी मणिपुर का मामला हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, वहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं, तो उनके विकास के लिए कहा गया जो पहाड़ी एरिया है उनके विकास के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की है। अगला जो प्रावधान है कि अनुच्छेद 371F कहता है कि सिक्किम का जो राज्यपाल होगा वहाँ के सभी वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास का कार्य करेगा। तो सिक्किम भी काफ़ी पहाड़ी एरिया है, सुंदर एरिया है, अब पर्यटन के लिए अच्छा है, लेकिन विकास के मामले में देखा जाए तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके विकास की जिम्मेदारी राज्यपाल को दी गई है कि सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित करें। अगला है कि 371H जो है वो कहता है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है। देखो, अरुणाचल प्रदेश का मामला ये है कि वो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा से फिर अरुणाचल प्रदेश बना, तो उसकी स्थिति क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा संवेदनशील है। इस वजह से वहाँ के राज्यपाल को क्या किया गया है कि वहाँ की विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसको दी गई है कि कुछ कुछ मामलों में वो अपने हाथ में भी पावर लेकर के काम करा सकता है। ठीक है। फिर अब आज का लेक्चर तो हमारा यही तक था कि जिसमें राज्यपाल का जो पद है उसका प्रावधान, उसको कौन कौन से दायित्व दिए गए, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, किन किन मामलों में अपने मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, कहाँ कहाँ वह स्वविवेकाधिकार का यूज करता है और कहाँ कहाँ वो विशेष उत्तरदायित्व के कारण काम करता है। तो इस तरीके से हमने आज राज्य के राज्यपाल का प्रावधान था उसको देख लिया है। अगले लेक्चर में हम मंत्रिपरिषद को लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप लोग रिविज़न करते रहिए और जल्दी ही हम बिहार और जो राजस्थान की परीक्षाएं होने वाली हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।